तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। ठीक है, पीछे अरावली की पहाड़ियाँ हम देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कौन सी पहाड़ी? विंध्यन पहाड़ी। विंध्यन पहाड़ी। विंध्यन पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो विंध्यन पहाड़ी का विस्तार गुजरात से लेकर बिहार तक पाया जाता है। कहाँ से? गुजरात से लेकर बिहार तक पाया जाता है। तो ये श्रेणी जो फैली है इसको क्या कहा जाता है? विंध्यन। विंध्यन पर्वत श्रेणी। यह है विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो इसका विस्तार कहाँ पर है? गुजरात से लेकर कहाँ तक है? ये है इसका पश्चिमी विस्तार कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात गुजरात से लेकर पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? यहाँ तक। ये क्या है? बिहार तक। बिहार तक। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग लगभग ये 1200 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1200 किलोमीटर लंबी है। तो विंध्यन श्रेणी का विस्तार गुजरात से बिहार तक ये कई कई श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, तो विंध्यन श्रेणी है ना, ये कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, तो कई छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित है। इसका नाम क्या है? पहला जोबट की पहाड़ी, गुजरात में जो पाई जाती है उसको कहा जाता है जोबट हिल्स, जोबट पहाड़ी। ठीक, उसके आगे आपको मिलेगा सोनपार पहाड़ी, सोनपार पहाड़ी। और उसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। तो ये सभी पहाड़ियां जो है किसका भाग है? विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो विंध्यन जोबट हिल गुजरात क्षेत्र में, सोनपार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और कैमूर मध्य प्रदेश और उसके उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के आसपास मिलती है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है ना, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ये कैसी है? एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। कैसी? अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी श्रेणी थी। ठीक है, बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी थी जिसका अब अपर्दन अपक्षयण होने की वजह से जो शेष बचता है ना, उसी को कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कैसी चट्टानों से बनी है? ठीक है, तो अवसादी चट्टानों से बनी है। अवसादी चट्टानों से बनी है। ठीक, यह विंध्यन पर्वत श्रेणी एक प्रकार की जल विभाजक का कार्य करती है। क्या है? जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक कैसे कार्य करती है? यह उत्तर भारत के उत्तर भारत के अपवाह को दक्षिण भारत के अपवाह से, या प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह को अलग करती है। उत्तर भारत के अपवाह को दक्षिण भारत के अपवाह से अलग करती है। ठीक है, अलग करती है। तो इसीलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है। ठीक, इसी के दक्षिण में एक नदी बहती है। इसी के दक्षिण में एक नदी बहती है। इस नदी का क्या नाम है? नर्मदा। ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ये है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण में। किसके? विंध्यन के। तो विंध्यन के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, जो कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। तो आगे श्रेणी जब पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। अभी विंध्यन के बारे में, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार 1200 किलोमीटर में फैला है। ये गुजरात से लेकर बिहार तक है। ये जोबट हिल्स, सोनपार हिल्स, कैमूर हिल्स कई श्रेणियों में बटी हुई है। इसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहा जाता है क्योंकि ये अवशेष बचे हुए हैं। ये अवसादी चट्टानों से बनी है। ये एक प्रकार की जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, ये एक प्रकार की जल विभाजक का कार्य करती है। इतना इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे सतपूर्णा श्रेणी के बारे में। ठीक, तो आगे हम देखेंगे सतपूर्णा श्रेणी के बारे में। तो ये हो गई आपकी विंध्यन श्रेणी। तो आगे हम देखेंगे सतपूर्णा श्रेणी।
ठीक। तो यहाँ पे हम देख लिए कौन सी श्रेणी फैली हुई थी, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सतपूर्णा श्रेणी के बारे में। विंध्यन श्रेणी के नीचे कौन सी श्रेणी फैली है, सतपूर्णा श्रेणी। ये कौन सी है, सतपूर्णा श्रेणी। और सतपूर्णा श्रेणी कई भागों में विभाजित है, सतपूर्णा श्रेणी कई भागों में विभाजित है। ठीक, तो ये हो गई आपकी सतपूर्णा श्रेणी। यह सतपूर्णा श्रेणी। देखिए, तो सतपूर्णा श्रेणी कई भागों में विभाजित है। तो सतपूर्णा श्रेणी का विस्तार कहां से पाया जाता है, यहां से, गुजरात से लेकर कहां तक पाया जाता है, छत्तीसगढ़ तक। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़, गुजरात से लेकर कहां तक, छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। ये कई भागों में विभाजित है। गुजरात का जो हिस्सा है वहां पे कहा जाता है इसे राजपीपला। गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक, उसके बाद से उसके आगे महादेवा श्रेणी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, महादेवा श्रेणी। उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ की सीमा पे है इसको कहा जाता है मैकाले श्रेणी। कौन सी है, मैकाले श्रेणी। ठीक, तो मैकाले श्रेणी, महादेवा श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, तीन श्रेणियों में विभाजित है। ठीक, एक सवाल आता है कि किस पर्वत श्रेणी से तीन नदियां निकलती है। ठीक है, तो मैकाले की अमरकंटक, मैकाले की सर्वोच्च चोटी क्या है, मैकाले की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, 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 मैकाले की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पे मैकाले है, मैकाले की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है, 1057 मीटर। महादेवा की सर्वोच्च चोटी, यहाँ पे महादेवा है, महादेवा की सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी, महादेवा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी, 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है जी, 1350 मीटर, 1350 मीटर। और ये जो धूपगढ़ी है ये सतपूर्णा की सर्वोच्च चोटी है। पूरी श्रेणी सतपूर्णा है, सतपूर्णा की सभी चोटियों में सबसे ऊंची कौन सी है, धूपगढ़ी, जिसे कहा जाता है कि सतपूर्णा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ये किस श्रेणी पे स्थित है, महादेवा श्रेणी पे। अब देखिए, यही जो अमरकंटक है, अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है। ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर जाती है, इसको कहा जाता है नर्मदा। ये कौन सी नदी है, नर्मदा। ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, यह है नर्मदा। उत्तर की तरफ एक नदी जाती है जो गंगा में जाके मिल जाती है, इसे कहा जाता है सोन नदी। ये कौन सी नदी है, सोन। ये है आपकी सोन नदी। एक यहीं से निकलकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। ये कौन सी नदी है, महानदी। ये कौन सी है, महानदी। तो अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती है, तीन। उत्तर की तरफ सोन, पश्चिम की तरफ नर्मदा, दक्षिण की तरफ महानदी। तो क्वेश्चन आता है कि किस श्रेणी से तीन नदियां निकलती है, तो अमरकंटक। चाहे नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक से। सोन कहां से निकलती है, अमरकंटक। महादेवा महानदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, 1057 मीटर। ठीक है, और महादेवा की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, धूपगढ़ी है, 1350 मीटर। समझ में आया। अब देखिए, जो सतपूर्णा श्रेणी है, सतपूर्णा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये है सतपूर्णा, सतपूर्णा श्रेणी। तो सतपूर्णा श्रेणी जो है ये कैसी है, एक प्रकार की ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत है। जब दो भ्रंशों के बीच में, मान लो कि ये एक सतह है, एक सतह है, यहाँ पे बीच में भ्रंश पड़ गया, बीच में दरार पड़ गया। बीच में दरार पड़ने से क्या हुआ, इसके किनारे वाले हिस्से क्या हुए, नीचे धंस जाए, किनारे वाले हिस्से नीचे धंस जाए और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही उठा रह जाए। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला नीचे चले जाए, ये वाला दोनों, और ऊपर वाला बीच वाला ऊपर ही उठा रह जाए। इसी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, यही है आपका ब्लॉक पर्वत। दो भ्रंशों के किनारे वाले हिस्से नीचे धंस जाए और बीच में जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। तो सतपूर्णा कैसी है, सतपूर्णा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सतपूर्णा एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है।
ठीक। सतपूर्णा एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है और इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है जी? इसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती। तो ये दोनों भ्रंश से होके बहती है, दोनों भ्रंश से होके बहती है। ठीक है, इधर वाले भ्रंश से, दक्षिण वाले भ्रंश से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। ये नदी बहती है ताप्ती। और इधर वाले भ्रंश से कौन सी बहती है? नर्मदा। और बीच में क्या है आपका? सतपूर्णा पर्वत श्रेणी, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो पूछता है कि ताप्ती नदी के उत्तर में और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो सतपूर्णा श्रेणी। ठीक, इसको याद रखना। और एक प्रकार का कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक, यह भी एक जल विभाजक का कार्य करता है, यह भी एक जल विभाजक का कार्य करता है। सतपूर्णा श्रेणी, ये सतपूर्णा श्रेणी है ना, सतपूर्णा भी एक जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक, क्यों जल विभाजक? ये नर्मदा, नर्मदा तथा ताप्ती, नर्मदा तथा ताप्ती, इन दोनों नदियों के जल अपवाह को अलग करता है। इनके जल अपवाह, जल अपवाह को क्या करता है? अलग करता है। कौन अलग करता है? सतपूर्णा श्रेणी अलग करती है। ठीक है, सतपूर्णा श्रेणी क्या करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल अपवाह को अलग करती है। देखो यहाँ पे ये सतपूर्णा श्रेणी है, एक सतपूर्णा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा बह रही है, ये नर्मदा बह रही है, और इसके दक्षिण में ये ताप्ती बह रही है। ठीक, इसका अपवाह तंत्र ऊपर की तरफ और इसका दक्षिण की तरफ, चाहे इसके उत्तर का अपवाह क्षेत्र उत्तर की तरफ बहते हैं, दक्षिण का अपवाह से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, देखो यहाँ से महानदी निकलती है, दक्षिण की तरफ जाती है, यहीं से उत्तर की तरफ सोन नदी जाती है। ठीक, तो दो क्षेत्रों के बीच जल अपवाह का कार्य करने वाला वह कहलाता है जो उनके अपवाह क्षेत्र को ही अलग कर दे। उसके एक तरफ की, मान लो कि ये एक श्रेणी है, ठीक, इस श्रेणी के इधर की तरफ सारी नदियां दूसरी तरफ और इधर निकलने वाली नदियां दूसरी तरफ, दोनों दिशाओं का अपवाह क्षेत्र अलग हो जाए, उसी को कहा जाता है अपवाह या जल विभाजक। ठीक है, तो उधर यहाँ पे अरावली थी, ये पश्चिम भारत की जल विभाजक कार्य करती है, विंध्यन भी जल विभाजक का, और सतपूर्णा भी जल विभाजक कार्य करती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे देखना है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखते हैं। यही ये हो गया आपका सतपूर्णा। ठीक, ये हो गया आपका सतपूर्णा। अब देखते हैं हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो यहां से बना लेते हैं। तो देखिए यहां से पूरा विस्तार किसका है? सतपूर्णा श्रेणी, पश्चिमी घाट का। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या है? ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट का विस्तार पूरा यहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? दक्षिण तक। और पूर्वी घाट यहां से लेकर पूर्वी घाट के सहारे, पूर्वी तट के सहारे, तो इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ये पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है, पूर्वी तट के समानांतर, और इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ पे कौन सी नदी थी? ताप्ती। ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक है। लगभग इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक है पश्चिमी घाट का। और पूर्वी घाट का विस्तार यहाँ पे महानदी, एक कौन सी है? महानदी। महानदी से लेकर यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक। कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी तक है। पश्चिमी घाट में एक कौन सी श्रेणी पाई जाती है? नीलगिरी। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये वाली, ठीक है, ये वाली पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट आके जहां मिलती है उसको क्या कहा जाता है? नीलगिरी। यह है आपकी नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी
जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलती है। ठीक, अब देखो पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा दो भागों में बांट देती है। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में बांट देती है। इसीलिए पश्चिमी घाट के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, इसको उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और इसके दक्षिण के भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो ध्यान रखिएगा, सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। और हिमाद्री किसे कहते हैं? बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। सागर माता किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता, और माउंट एवरेस्ट को वहां पे चीन में चोमोलुंगबा कहा जाता है। इन सबको ध्यान रखिएगा। और कृष्णगिरी पर्वत किसे कहते हैं? काराकोरम को। कृष्णगिरी किसे कहते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी कहा जाता है। तो देखो 16 डिग्री अक्षांश जो है पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देती है, दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आके मिलती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आके मिलेगी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसका है दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक, अब उसी तरह से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी कुद्रेमुख। कौन सी होगी? कुद्रेमुख। तो पश्चिमी घाट, ये है आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी क्या होगी? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और कौन सी चोटियां होगी? और भी कई सारी, बालेश्वर चोटी है। ठीक है, ये सारी चोटियां वहां की हैं पश्चिमी घाट की। ठीक है, देखिए कुद्रेमुख है तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर, 1892 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद से एक और चोटी आपको मिलेगी, कौन सी? कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1646, 1646 मीटर कलसुबाई। एक और है महाबलेश्वर। कौन सी है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक चोटी है, इसकी ऊंचाई 1438 मीटर। महाबलेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुद्रेमुख। कितनी है? 1892। दूसरी चोटी कलसुबाई, और एक महाबलेश्वर। ठीक है, पश्चिमी घाट की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे एक है जिंदा गाड़ा। ठीक है, कौन सी है? जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां से? महानदी बेसिन से कहां तक? नीलगिरी तक है। नीलगिरी के दक्षिण में जाओगे तो नीलगिरी के दक्षिण में भी आपको एक श्रेणी मिलेगी, एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। इसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई चोटी। कहाँ मिलेगी? अन्नामलाई श्रेणी, नीलगिरी के दक्षिण में मिलेगी। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अन्नामुड़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी। इसके नीचे जब जाओगे तो आपको मिलेगी एक और कार्डमम हिल्स। कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी, या कार्डमम हिल्स, या कार्डमम श्रेणी। ठीक है, पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अगस्था मलाई, अगस्था मलाई। ठीक, अगस्था मलाई इसकी सर्वोच्च चोटी है, अगस्था मलाई। ठीक है, अब अगस्था मलाई है तो नीलगिरी की जो पर्वत है ये दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत या ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, 2637। और इसकी कितनी है? 2600, सॉरी,
2695, 2600 इसकी 95 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई अन्नामुड़ी की। अगस्त्यामलाई की लगभग 1801 मीटर के आसपास है, 1801 मीटर के आसपास है अगस्त्यामलाई की ऊंचाई। सॉरी 118 नहीं, ये तो उसकी है 1866 मीटर, 1501 वहां पे है। 1866 मीटर क्या है अगस्त्यामलाई की ऊंचाई। तो देखो पूछता है यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनता है, नीलगिरी की पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नामुड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या होगी, अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी। इससे अधिक ऊंची चोटी और कोई नहीं, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, अन्नामुड़ी। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके कहा मिलती है, नीलगिरी में। तो इसे नीलगिरी गांठ भी कहा जाता है। आके ज्वाइंट हो जा रहे हैं, एक साथ गुत्थ जा रही है, उसी गुत्थी को कहा जाता है नीलगिरी गांठ, नीलगिरी गांठ। तो नीलगिरी पर्वत को ही नीलगिरी गांठ कहा जाता है, जहां पे कौन कौन सी मिलती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों आगे कहा मिलते हैं, नीलगिरी घाट में। ठीक है, इसी नीलगिरी पर एक नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति पाई जाती है, इसी नीलगिरी पे एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पे। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी, टोडा जनजाति। ठीक है, तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो कहाँ पाई जाएगी, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। और नीलगिरी को क्या कहा जाता है, नीलगिरी घाट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। कार्डमम, देखिए कार्डमम जो पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी को और किसी नाम से भी जानते हैं, तो इसे कार्डमम मतलब होता है इलायची, तो इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आ जाए कि इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो दक्षिण भारत में है। ठीक, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी।